आजकल ना हम लोग हर चीज ट्रैक करने के पीछे एकदम पागल से हो गए हैं। मतलब हमारी कलाइयों पर बंधी वो जो चमकदार स्मार्ट वॉच होती है ना। और ये हाँ, वो तो हर वक्त पिंग करती रहती है। बिल्कुल। वो हमें पल पल का अपडेट देती है कि हम कितने कदम चले, कितनी कैलोरी जलाई, हमारी हार्ट रेट क्या चल रही है। रात में कितनी देर गहरी नींद सोई ये भी बता देती है। हाँ, मतलब हमारे पास जीवन के हर छोटे बड़े लक्ष्य को मापने के लिए फोन में कोई ना कोई ऐप तो है ही। और अगर आप ध्यान दें तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही निजी है, एकदम प्राइवेट। सही कहा, एक तरह का सोलो ऑब्सेशन बन गया है ये। एकदम सोलो ऑब्सेशन। लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय और समाज की जहां जिंदगी की प्रगति को मापने के लिए किसी स्क्रीन या ऐप की कोई जरूरत ही ना हो। अच्छा। हाँ, बल्कि पूरा का पूरा समुदाय, आपका पूरा गांव, आपके जीवन के हर कदम का हिसाब रखे। कोई डिजिटल ट्रैकर नहीं, बल्कि बड़े बड़े अनिवार्य और बेहद संरक्षित सामुदायिक आयोजनों की एक पूरी श्रृंखला हो जो ये तय करे कि आप जीवन के किस पड़ाव पर हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। है ना? तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय कुछ ऐसा ही है। हम राजस्थान के पारंपरिक रीति रिवाजों और मानव जीवन के जो 16 संस्कार हैं, उनसे जुड़े दस्तावेजों का बहुत गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे एक इंसान के जीवन को जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक अलग अलग व्यवस्थित चरणों में बांटा गया है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। और ये स्रोत जिनका हम आज अध्ययन कर रहे हैं, ये केवल ये नहीं बताते कि कौन सा रिवाज कब होता है, बल्कि ये इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में उसके पूरे समुदाय की भागीदारी कितनी गहरी होती है। सही बात है। ये कोई नियमों या कर्मकांडों की सूखी हुई सूची नहीं है, जैसा कि अक्सर बाहर से देखने पर हमें लगता है। ये एक पूरे समाज के साथ मिलकर जीवन जीने का, मतलब एक दूसरे का हाथ थामकर चलने का एक बहुत ही विस्तृत और मनोवैज्ञानिक नक्शा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इन 16 संस्कारों की तुलना आज के मॉडर्न भाषा में करूं, तो ये मुझे किसी वीडियो गेम के अलग-अलग लेवल्स जैसा लगता है। वीडियो गेम कैसे? मतलब आप गेम शुरू करते हैं, कुछ शुरुआती टास्क पूरे करते हैं और फिर एक नया लेवल अनलॉक हो जाता है। अच्छा, हाँ। और उस नए लेवल के साथ नई चुनौतियां आती हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं। तो राजस्थान की इस पारंपरिक व्यवस्था में भी हर संस्कार जीवन के एक नए पड़ाव को अनलॉक करता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है ना, वो ये कि ये गेम आपके जन्म लेने से भी पहले शुरू हो जाता है। इंसान का वजूद दुनिया में बाद में आता है, लेकिन समाज का काम वो पहले ही शुरू हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। अगर हम दस्तावेजों में दी गई कथा के प्रवाह को देखें ना, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जीवन की शुरुआत उस पल से नहीं मानी जाती जब बच्चा पहली बार रोता है या दुनिया में आता है। हाँ, समाज और परिवार की जिम्मेदारी तो गर्भधारण के समय से ही तय हो जाती है। हमारे स्रोतों में सबसे पहले गर्भाधान संस्कार का जिक्र है। इसे मानव जीवन का प्रथम संस्कार माना गया है। जब जीवन माँ के गर्भ में आकार लेना शुरू करता है। बिल्कुल। इसके बाद दस्तावेजों में पुंसवन संस्कार का उल्लेख मिलता है, जो गर्भकाल के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, जहां मुख्य रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। हाँ, दस्तावेजों में ये स्पष्ट लिखा है। और इसके ठीक बाद सीमांतोन्नयन संस्कार का विवरण है। हाँ, 7वें महीने में। जी। दस्तावेज बताते हैं कि ये 7वें महीने में गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। बताइए। विश्वास लगता है। बिल्कुल लगता है। और इसके साथ ही जन्म के तुरंत बाद का एक और रिवाज है सूतक, जिसे कुछ जगहों पर सुआ भी कहते हैं। हाँ, सूतक। इसमें होता यह है कि 10 दिनों तक पूरे परिवार को एक तरह से अलग थलग कर दिया जाता है। घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई मंगल कार्य नहीं होता। तो मैं सोच रही थी, क्या ये चीजें असल में प्राचीन काल के क्वारंटाइन और प्रीनेटल केयर का ही एक रूप है, जिन्हें उस समय धर्म और डर का जामा पहना दिया गया था ताकि लोग इन्हें गंभीरता से लें? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इन रिवाजों की ऊपरी परत को हटा दें और उनके पीछे के तर्क को समझें, तो ये महज अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। अच्छा। देखिए, आज हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है, हम वायरस समझते हैं, बैक्टीरिया को समझते हैं, लेकिन प्राचीन काल में जब ये शब्द नहीं थे, तब अमंगलकारी शक्तियां अक्सर संक्रमणों, बीमारियों या गर्भवती महिला के मानसिक तनाव का ही एक रूपक हुआ करती थीं। ओह, तो वो एक तरह का कोड वर्ड था बीमारियों के लिए।
एक तरह से हाँ, 7वें महीने में महिला शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील होती है। सीमंतोन्नयन के जरिए उसे बाहरी लोगों की भीड़ से दूर रखना, उसे मानसिक शांति देना, ये एक बहुत ही उन्नत स्तर की प्रीनेटल केयर है। समझ रही हूँ। और जो सूतक की बात आपने की ना, वो तो पूरी तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से जुड़ी हुई है। मतलब जन्म के तुरंत बाद माँ और बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना। बिल्कुल, नवजात शिशु और जन्म देने वाली माँ दोनों का शरीर उस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उन्हें बाहरी दुनिया के संक्रमणों से बचाने के लिए 10 दिन का वो क्वारंटाइन बहुत जरूरी था। ये तो बहुत लॉजिकल है। आप सोचिए, अगर उस समय समाज से कहा जाए कि बैक्टीरिया से बचो, तो शायद कोई ना माने, किसी को समझ ही नहीं आएगा। हाँ, लोग कहेंगे कि ये बैक्टीरिया क्या होता है। सही कहा। लेकिन जब इसे सूतक का नाम देकर धार्मिक नियमों से जोड़ दिया गया, जहां घर में पूजा पाठ तक वर्जित कर दिया गया, तो हर किसी ने इसका कड़ाई से पालन किया। यह बच्चे के सुरक्षित प्रवेश के लिए बनाया गया एक बेहतरीन शुरुआती स्वास्थ्य ढांचा था। बाप रे, ये नजरिया तो वाकई इन पुराने दस्तावेजों को पढ़ने का तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। और इसके बाद के जो लेवल्स हैं, अगर हम गेम वाली एनालॉजी पर वापस जाएं, वे भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जैसे बच्चा पैदा होते ही जातक कर्म होता है, जहां परिवार का कोई पुरुष सदस्य बच्चे को घूंटी पिलाता है। फिर 10-12 दिन बाद नामकरण होता है, जो बच्चे को समाज में एक पहचान देता है। लेकिन मुझे निष्क्रमण और अन्नप्राशन बहुत लॉजिकल लगे। हाँ, वो दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2-3 महीने बाद निष्क्रमण होता है, यानी पहली बार बच्चे को घर से बाहर लाकर सूर्य के दर्शन कराना। और 6-7 महीने में अन्नप्राशन, यानी पहली बार बच्चे को अन्न खिलाना। इन दोनों संस्कारों के पीछे के जीव विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। बताइए। निष्क्रमण केवल सूरज को देखना नहीं है। ये 2-3 महीने तक घर के एकदम सुरक्षित वातावरण में रहने के बाद बच्चे को धीरे धीरे बाहरी पर्यावरण, ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी यानी विटामिन डी के संपर्क में लाने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो सीधे बाहर नहीं ले जाना है, धीरे धीरे एक्सपोज करना है। बिल्कुल। और अन्नप्राशन की बात करें तो 6 महीने तक बच्चे का पाचन तंत्र केवल माँ का दूध पचाने लायक होता है। ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं आज। हाँ, तो 6-7 महीने की उम्र एक बड़ा बायोलॉजिकल माइलस्टोन है, जब शरीर ठोस आहार पचाने के लिए तैयार होता है। समाज इस बात का जश्न मना रहा है कि बच्चे ने इन्फेंसी के सबसे नाजुक दौर को पार कर लिया है। क्या बात है। इसके बाद के संस्कार बच्चे की पहचान और समुदाय से जुड़ने के बारे में ज्यादा लगते हैं, जैसे 2-3 साल की उम्र में चूड़ाकर्म या जिसे जडूला भी कहते हैं। हाँ, जडूला तो बहुत आम है। दस्तावेज बताते हैं कि इसमें कुलदेवी या कुलदेवता के सामने बच्चे के बाल अर्पण किए जाते हैं। फिर 5-6 वर्ष की आयु में कर्णभेद यानी कान छिदवाने का संस्कार होता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही विशिष्ट रिवाज है, जैसे कुआं पूजन। हाँ, जलवा पूजन भी कहते हैं इसे। जी, स्रोतों के अनुसार जन्म के 20 दिन बाद माँ गांव के कुएं की पूजा करती है और वहां से मटका भरकर पानी घर लाती है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये माँ के दोबारा शारीरिक रूप से सक्रिय होने और गांव के जल स्रोत यानी जो समुदाय का केंद्र है वहां तक उसकी वापसी का प्रतीक लगता है। एकदम सही विश्लेषण है आपका। ये सारी रस्में, चाहे वो कुआं पूजन हो या होली पर ननिहाल पक्ष द्वारा ढूंढ की रस्में उपहार देना, ये सब एक बच्चे को और उसके परिवार को वापस समाज के विस्तृत घेरे में यानी एक्सटेंडेड फैमिली में खींचने का तरीका है। शुरुआती क्वारंटाइन खत्म हो चुका है, अब बच्चा गांव का हिस्सा है। तो ये तो हुआ वीडियो गेम का ट्यूटोरियल मोड। हाँ, ट्यूटोरियल मोड, जहां परिवार आपको सुरक्षित रखता है। अब आते हैं जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर, शिक्षा और उसके बाद गृहस्थ जीवन। 7 साल की उम्र में विद्यारंभ होता है, फिर आता है उपनयन संस्कार, जिसे हम आमतौर पर जनेऊ पहनना कहते हैं। यहाँ मुझे दस्तावेजों में एक चीज बहुत अजीब लगी। क्या? उपनयन की उम्र अलग अलग तय की गई है। ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 13 वर्ष। इसके साथ ही वेदारंभ होता है। मतलब ये सिर्फ एक धागा पहनने की रस्म नहीं लगती, बल्कि ये बचपन की आजादी के खत्म होने का ऐलान लगता है। उपनयन शायद जीवन की सबसे कठोर मनोवैज्ञानिक बदलावों में से एक था। सच में? हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना, यानी गुरु के पास ले जाना। ये वो क्षण था जब एक बच्चे को माँ के लाड़ प्यार से निकालकर गुरुकुल के कठोर अनुशासित जीवन में धकेल दिया जाता था। ये बच्चे के लिए एक तरह का पहला अलगाव था। और जहां तक अलग अलग उम्र की बात है ना, तो ये उस समय के समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर तय की गई जिम्मेदारियों से जुड़ा था। ब्राह्मणों को बड़े और जटिल वेदों का अध्ययन करना होता था, जिसमें ज्यादा समय लगता था, इसलिए उनकी शिक्षा 8 वर्ष में ही शुरू हो जाती थी।
क्षत्रियों और वैश्यों को शारीरिक और व्यावहारिक ज्ञान की अधिक आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें बचपन में कुछ और साल दिए जाते थे। अच्छा, तो ये उनके करियर पाथ के हिसाब से तय होता था। बिल्कुल। और जब ये शिक्षा पूरी होती है तब 18 वर्ष की आयु में एक गोदना या केशांत संस्कार का जिक्र है, जहां पहली बार दाढ़ी मूछ बनाई जाती है। ये समाज को ये बताने का तरीका है कि लड़का अब शारीरिक रूप से वयस्क हो गया है। अंत में समावर्तन संस्कार है, जो बिल्कुल आज के दीक्षांत समारोह मतलब कॉन्वोकेशन जैसा है। वेदों की शिक्षा पूरी हो गई और अब आप वापस अपने परिवार लौट रहे हैं। लेकिन घर वापसी का मतलब आराम नहीं है। हाँ। समावर्तन सीधे तौर पर व्यक्ति को अगले और सबसे बड़े सामाजिक संस्कार के लिए तैयार करता है, विवाह। और यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बताइए कैसे? क्योंकि शिक्षा पूरी होने के बाद जो गृहस्थ आश्रम का लेवल शुरू होता है ना, वो इतना जटिल है कि पूछिए मत। स्रोतों में 15वें संस्कार के रूप में विवाह या पाणी ग्रहण का जिक्र है, लेकिन दस्तावेजों में विवाह के जो रीति रिवाज बताए गए हैं उनकी फहरिस्त इतनी लंबी और इतनी अनोखी है कि मेरा दिमाग ही चकरा गया। हाँ, वो तो है। शुरुआत होती है सामेला से, जहां वधू पक्ष गांव के बाहर वर पक्ष का स्वागत करता है। फिर झिलमिल आरती, जहां वधू की भावी दुल्हे की आरती उतारती है। हाँ। कन्यानव में वधू के घर वालों द्वारा उपवास रखा जाता है, हथलेवा में हाथ मिलाया जाता है। इसके अलावा बान बैठना, रत जगा, बरी जो वधू की पोशाक है, पड़ला, वर पक्ष से वधू के लिए भेंट, पहरावनी वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार, मतलब ये सब किसी बड़े कॉर्पोरेट मर्जर से कम नहीं लगता मुझे। जिसे कॉर्पोरेट मर्जर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अच्छा? क्योंकि पारंपरिक समाजों में विवाह केवल दो व्यक्तियों का प्रेम संबंध नहीं था। ये दो परिवारों, दो आर्थिक इकाइयों और कई बार दो अलग-अलग गांवों का सामाजिक और आर्थिक मिलन था। इसलिए इतनी सारी रस्में हैं। तो ये सिर्फ जश्न नहीं था? बिल्कुल नहीं। पड़ला और पहरावनी में जो उपहारों का आदान प्रदान होता है, वो दरअसल नवदंपत्ति के लिए एक शुरुआती फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाने का तरीका था। वाओ! इसके अलावा दस्तावेजों में कामन का जिक्र है, ऐसे गीत जो वर वधू को अमंगलकारी शक्तियों से बचाते हैं। फिर से अमंगलकारी शक्तियां, यहाँ इसका क्या तर्क है? यहाँ कामन गाने का मनोवैज्ञानिक पहलू है, एंग्जाइटी को कम करना। एंग्जाइटी? हाँ, सोचिए, एक 15-18 साल की लड़की या लड़का जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, उनके लिए विवाह एक बहुत बड़ा मानसिक तनाव होता है। कामन के गीत उस तनाव को, उस डर को संगीत और लोक कथाओं के माध्यम से शांत करने का काम करते हैं। हाँ, ये तो बहुत ही गहरी सोच है। लेकिन जिन रिवाजों ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, बल्कि कहूँ तो थोड़ा चौंका दिया, वे है रोड़ी पूजन और सोटा सोटी। हाँ, वो दोनों बहुत ही अलग किस्म के रिवाज हैं। दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताते हैं कि विवाह से पहले या बाद में गांव के कचरे या गोबर के ढेर की पूजा की जाती है, जिसे रोड़ी पूजन कहते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ सोटा सोटी की रस्म है, जहां वर और वधू को नीम की छड़ी से एक दूसरे को मारना पड़ता है। हाँ, सोटा सोटी। साथ ही जुआ जुई का खेल होता है। मिलोटा में जूते चप्पलों की बात है। पश्चिमी राजस्थान में तो रियाण होता है, जहां वर पक्ष वधू पक्ष को अफीम की मनोहार करता है। मेरा मतलब है, सोचिए, ये कितना अजीब विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे? एक तरफ मंडप में पवित्र मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ब्रह्मांड के देवताओं का आह्वान हो रहा है, और दूसरी तरफ पति पत्नी एक दूसरे को नीम की छड़ियों से पीट रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं। क्या ये पवित्रता के बीच एक मजाक नहीं है? यही वो बिंदु है जहां हमें इन रिवाजों के असली जीनियस को समझना होगा। ये कोई विरोधाभास नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान का मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास? कैसे? जैसा कि हमने पहले कहा, ये अरेंज्ड मैरिज थी। मंडप में बैठा जोड़ा एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी है। पवित्र मंत्र विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता तो दे सकते हैं, लेकिन वे उस भारीपन, उस अजीब सी खामोशी और डर को नहीं तोड़ सकते जो दो अजनबियों के बीच होता है। हाँ, वो ऑकवर्डनेस तो रहती है। बिल्कुल। तो सोटा सोटी में एक दूसरे को छड़ी से मारना या जुआ जुई में हार जीत का खेल खेलना, ये आज के मॉडर्न आइस ब्रेकर्स की तरह है। अरे वाह! जब दो लोग पहली बार एक दूसरे के साथ कोई खेल खेलते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं, एक दूसरे को नीम की छड़ी मारते हुए हंसते हैं, तो उनके बीच की वो मोटी बर्फ टूट जाती है।
ये एक अनजान रिश्ते में सहजता लाने का सदियों पुराना तरीका है। ये नजरिया तो वाकई कमाल का है। मतलब अजीबोगरीब खेलों के पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम कर रही थी। हाँ, लेकिन रोड़ी पूजन का क्या? कचरे और गोबर के ढेर की पूजा करना मुझे किसी भी एंगल से समझ नहीं आता। देखिए, आज के शहरी जीवन में गोबर या कचरा हमें गंदगी लगता है, लेकिन ग्रामीण कृषि प्रधान समाज के नजरिए से सोचिए, वो गोबर का ढेर गंदगी नहीं है। वो खेतों के लिए सबसे मूल्यवान जैविक खाद है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। उसी खाद से खेत में फसल होगी और उसी फसल से नवदंपति और उनके परिवार का पेट भरेगा। रोड़ी पूजन नवदंपति को जमीन की हकीकत से जोड़े रखने की एक रस्म है। क्या बात है। यह उन्हें बताता है कि प्रकृति के हर उस तत्व का सम्मान करो जो जीवन को चलाता है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो। ये एक तरह की कृतज्ञता है, ग्रैटिट्यूड। अद्भुत। इन सब के बाद गृहस्थ जीवन की पूर्ण शुरुआत के लिए गौना या मुकलावा का रिवाज भी है। हाँ, मुकलावा। अगर लड़की की शादी बहुत कम उम्र में हो गई हो तो उसे तुरंत ससुराल नहीं भेजा जाता। जब वो शारीरिक और मानसिक रूप से बालिग हो जाती है तब मुकलावा होता है। सही। ये उस समय के समाज की एक बहुत ही व्यवहारिक सोच को दर्शाता है। इसके अलावा दलत देना और मांड झाकन, मतलब दुल्हन को पहली बार ससुराल ले जाना जैसी रस्में भी हैं। लेकिन हर खेल का एक फाइनल बॉस होता है, हर कहानी का अंत होता है। इन 16 संस्कारों का भी एक अंतिम चरण है। और दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि जिस तरह जन्म और विवाह में पूरा समुदाय शामिल होता है, जीवन का अंत भी एक बहुत ही सार्वजनिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जन्म और शिक्षा जीवन की तैयारी है, विवाह जीवन का मध्य भाग है, लेकिन अंत्येष्टि जो 16वां और अंतिम संस्कार है, वो जीवन को सम्मानपूर्वक समेटने का तरीका है। स्रोतों में मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों का जो सविस्तार वर्णन है, वो असल में शोक को, ग्रीफ को प्रबंधित करने का एक बहुत ही गहरा सामाजिक सिस्टम है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? दस्तावेज बताते हैं कि शव को ले जाने वाली शैया को आमतौर पर अर्थी कहते हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई हो और उसे पालकी में बैठाकर शमशान ले जाया जाए तो उसे वैकुंठ ही कहा जाता है। यानी मृत्यु के तरीके में भी उम्र के हिसाब से सम्मान तय है। बिल्कुल। अंतिम यात्रा शुरू होने से पहले पिंडदान होता है, जहां जौ का बना पिंड मृतक के पेट पर बांधा जाता है। पोते और परिवारजन शमशान जाने से पहले जमीन पर लेटकर प्रणाम करते हैं, जिसे दंडोत कहते हैं। रास्ते में बिखेर की रस्म में सिक्के उछाले जाते हैं। यहाँ हर एक क्रिया का उद्देश्य परिवार को उस भयानक मानसिक सदमे से धीरे धीरे बाहर निकालना है। इसमें ना एक रस्म ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया, आधेता। आधेता। दस्तावेज बताते हैं कि शव यात्रा जब शमशान के आधे रास्ते पहुंचती है तो उसे बीच रास्ते में विश्राम दिया जाता है और दिशा बदल दी जाती है। शव के पांव उल्टे कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? आधेता शोक मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। आप इसे एक डीकम्प्रेशन चेंबर या एयरलॉक की तरह समझ सकते हैं। डीकम्प्रेशन चेंबर? हाँ, जब घर से शव यात्रा निकलती है तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है। अगर वे सीधे शमशान पहुंच जाएं तो वो सदमा बर्दाश्त के बाहर हो सकता है। सही बात है। बीच रास्ते में रुकना, शव की दिशा बदलना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह समाज द्वारा परिवार को दिया गया एक ठहराव है। यह दिमाग को यह स्वीकार करने का समय देता है कि अब मृतक घर से बहुत दूर आ चुका है, दिशा बदल चुकी है और अब घर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये मृत्यु की वास्तविकता को किश्तों में स्वीकार कराने का तरीका है। ये बहुत ही मार्मिक है। शमशान पहुंचने पर मृतक के बेटे या पोते द्वारा मुखाग्नि दी जाती है, जिसे लापा कहते हैं। अग्नि देने के तुरंत बाद परिवारजन स्नान करते हैं और जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं, जिन्हें पानीवाड़ा कहा जाता है, वे परिवार को ढांढस बंधाते हैं। इस रस्म को सांतवाड़ा कहते हैं। हाँ, सांतवाड़ा। तीसरे दिन अस्थियां लाने की रस्म फूल चुनना कहलाती है। मृत्यु के 12वें दिन मौसर होता है, जहां रिश्तेदारों को भोजन कराया जाता है। बिल्कुल, मृत्यु भोज। लेकिन इन तमाम दस्तावेजों के पन्नों में जिसने मुझे सबसे ज्यादा अवाक कर दिया, मतलब जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो है औसर या जौसर की परंपरा। जौसर वाकई इन स्रोतों का सबसे असाधारण हिस्सा है। मैं बताऊं, दस्तावेज में इसके लिए स्पष्ट लिखा है, मरने से पहले ही व्यक्ति के द्वारा अपना मृत्यु भोज करना। हाँ। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मैं कुछ देर के लिए सुन्न रह गई। मेरा मतलब है, सोचिए, कोई इंसान अभी जीवित है, सांस ले रहा है
और वो पूरे गांव को बुलाकर अपने ही मृत्यु का भोज दे रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। ये मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपनी ही फेयरवेल पार्टी खुद होस्ट कर रहा हो, वो अपने ही विदाई के भाषण सुन रहा हो, जहां मौत को एक मातम की तरह नहीं, डर की तरह नहीं, बल्कि एक तयशुदा उत्सव की तरह गले लगाया जा रहा है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो जॉसर इंसान के सबसे आदिम डर यानी मृत्यु के डर को हराने का एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक टूल है। मौत के डर को हराने का? हाँ, इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस डर में जीता है कि एक दिन वो मर जाएगा। लेकिन जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन जी लिया है, जीवित रहते हुए अपना मृत्यु भोज आयोजित करता है, तो वो एक तरह से मौत की अपरिहार्यता पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। वाओ! वो मृत्यु के आने का इंतजार नहीं कर रहा, वो आगे बढ़कर उसे स्वीकार कर रहा है। वो अपने ही हाथों से अपने समुदाय को धन्यवाद दे रहा है, उनके साथ अपना अंतिम बड़ा साझा पल जी रहा है। ये तो बहुत पावरफुल है। ये मृत्यु के सामने घुटने टेकना नहीं है, बल्कि उसे जीवन के अंतिम संस्कार के रूप में पूरी गरिमा के साथ अपना लेना है। क्या बात है! आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें, तो स्रोतों में बताए गए ये 16 संस्कार गर्भाधान से शुरू होकर शिक्षा की कठोरता, विवाह के अजनबीपन को मिटाने वाले खेल और अंत में अंत्येष्टि और जौसर की गहराई तक, ये सब मिलकर एक ही बात साबित करते हैं। बिल्कुल। वो ये कि इस पारंपरिक संस्कृति में जीवन कोई सोलो ट्रिप या अकेले तय किया जाने वाला सफर नहीं है। ये पूरे गांव, रिश्तेदारों और समुदाय का एक साझा प्रोजेक्ट है। सही कहा। आपका जन्म केवल आपके माता पिता का विषय नहीं है और आपकी मृत्यु केवल आपके परिवार का दुख नहीं है। हर खुशी, हर चुनौती और हर गम में समुदाय एक ढांचे की तरह आपके आसपास मौजूद है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये सारे रीति रिवाज एक व्यक्ति को ये कभी महसूस नहीं होने देते कि वो इस विशाल दुनिया में अकेला है। समाज उसे गर्भ से लेकर शमशान की अग्नि तक दिशा दिखाता रहता है, उसे बताता रहता है कि आगे क्या करना है। और यही वो बात है जो आज के हमारे दौर में एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। श्रोताओं के लिए और हम सब के लिए ये गहराई से सोचने वाली बात है। आज की इस तेज तर्रार, आधुनिक और व्यक्तिवादी दुनिया में, जहां हम सब अपनी अपनी स्क्रीन में खोए रहते हैं, हमने जीवन के इन संरचित सामुदायिक माइलस्टोन्स को लगभग खो दिया है। हाँ, ये तो सच है। आज हमारे पास ट्रैकिंग एप्स तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा समुदाय नहीं जो हमें बताए कि हम जीवन के किस पड़ाव पर हैं। क्या आज के समाज में जो अकेलापन है, जो अवसाद या एक अजीब सी दिशाहीनता का एहसास बढ़ता जा रहा है, क्या वो इसलिए है क्योंकि अब हमारे पास ये बताने के लिए ऐसे कोई संस्कार नहीं बचे कि हम जीवन के किस लेवल पर पहुंच गए हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमने अपनी व्यक्तिगत आज़ादी और प्राइवेसी की कीमत एक दूसरे के साथ मिलकर चलने वाले उस पुराने और सुरक्षित नक्शे को खोकर चुकाई है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को कुछ पल रुककर जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।